अब हम नंबर्स का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो बच्चों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा है वो उसे देख लें, क्योंकि उसमें प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो उसमें आपने 5-6 नंबर क्वेश्चन क्लियर किए थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता। वह क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। या वह संख्या जो स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। तो इसकी देखिए मैंने परिभाषा पहले से लिख दी है कि वह दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 आए। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है? दो संख्याएं रहेंगी, एक संख्या नहीं रहेगी, दो संख्या साथ में लिखी रहेंगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2, 3। देखिए दो संख्याएं हैं और इनका महत्तम समावर्तक 1 होगा। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि महत्तम कैसे होता है, तो महत्तम मैं बता देता हूँ, कॉमन सेंस लगा देते हैं। मान लीजिए महत्तम क्या कहलाता है। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बना दिया, 3 बॉक्स बनाया, मान लीजिए बना लिया 3 बॉक्स, 2 ही बॉक्स बनाते क्योंकि दो संख्याएं हैं। तो मान लीजिए इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए 2, 3, 4, 5। इसमें लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूं कि महत्तम समावर्तक निकालो। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन आपको निकालना है। मतलब दोनों पार्टी में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन है ना? कॉमन हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, 2 है क्या इसमें? इसमें नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। लेकिन 4 ध्यान से देखिए, 4 इसमें है, तो महत्तम 4 होगा इसका, है ना, दोनों बॉक्स में। उसी तरह 5 का देखिए तो 5 है, तो इसलिए इसमें इसका महत्तम क्या हो जाएगा? 4 और 5 दोनों होंगे। तो उसी तरह क्या होगा? महत्तम समावर्तक क्या कहलाता है? दोनों में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 120, 60 और 40 का महत्तम समावर्तक निकालिए। तो देखिए बच्चों को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि महत्तम का मतलब ये होता है कि संख्याएं कटे तो तीनों कटे और नहीं तो ना कटे। जैसे कि मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं तो 2 से कटेगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई और 2 दूनी। फिर 2 से देखिए 60 कटेगा, 30 कटेगा, 20 कटेगा, तो 2 तिहाई, 2 पंचे, 2 एक कम। ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 से ये कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा और ये 2 से कट जाएगा। तो हमको ऐसी ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों को काट दे। 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि अब ये इसको ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट दे। क्या है ऐसा? हाँ है। कौन सी संख्या? 5। ध्यान से देखिए, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10। तो देखिए 5 है। अब 6, 3, 2 ऐसी कोई संख्या चाहिए जो 6, 3 और 2 तीनों को काट ले, तो अब कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, इनका महत्तम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 बराबर 20। तो महत्तम कितना हो गया? 20 हो गया। तो समझ में आया कि तीनों संख्याओं को जो काट सके या कॉमन मिले वही महत्तम समावर्तक कहलाता है। अब एक चीज गौर करो, 120, 60 और 40 जो था, इसको अगर ध्यान से देखें तो पहले 1 से भी तो कट रहा था ना भाई। 120 को अगर हम ऐसे लिख दें तो ये 1 से भी कट रहा था, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए 1 से ये 6, 3 कट रहा है, 2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा को समझिए। ये कहता है कि वह दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 आए। जैसे एग्जांपल फॉर 2 और 3। अब देखो 2 और 3 की अगर बात की जाए तो 2 और 3 में देखिए जो 1 है, 1 से 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, ठीक है, तो कट गया, ठीक है, कट जाएगा। लेकिन 2 और 3 अब ऐसी कोई संख्या है जो 2 को भी और 3 को भी काट दे? नहीं है। 2 स्वयं से कटेगी, 3 स्वयं से कटेगी। इसलिए इसका राइट आंसर, इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 2 और 3 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि 1 से दोनों कटेगा। तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि महत्तम समावर्तक 1 ही आना चाहिए, ये नहीं कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, दूसरे भी आप सहअभाज्य संख्या मान लीजिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 3 और 4। अब देखिए 3 और 4 को अगर देखेंगे तो इनका महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1 होगा। 1 से ही 3, 4 कटेगा। अगला ले लेते हैं 4 और 5। देखिए इसका भी महत्तम वही होगा। 5 और 6, इसका भी महत्तम वही होगा। तो इत्यादि।
मतलब और भी संख्याएं हो सकती है, 2 संख्याएं लिखे रहेंगी, आपको पहचानना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने 2 और 6 ले लिया। अब जब 2 और 6 लेंगे, ध्यान से देखिए, तो 2 से अगर कट करेंगे तो 2 एकम 2 तिहाई, मतलब 2 से कट रहा है ना भाई, 1 से तो कटा ही 2 और 6, फिर 2 से भी कटा, तो इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? इसका महत्तम समावर्तक 2 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। हमें क्या कहता है? वह 2 प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 है, उसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो बच्चों समझ में आ गया। एमपी जेल पुलिस, एमपी जेल पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 2022, 2021 से 2022 में जो भी एग्जाम हुए उन सभी में सहअभाज्य संख्याओं का बहुत ज्यादा परिचय हुआ है। सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है कि सहअभाज्य संख्याएं निकालो, तो आपको 2 अंक लिखे रहेंगे, 2 अंक लिखे रहेंगे, जिनका महत्तम 1। त्रिभाज्य संख्याएं, त्रिभाज्य संख्याएं पेपर में पूछ लेता है। तो देखिए ये भी सहभाज्य संख्या जैसे ही है। इसमें क्या हो जाता है कि 3 संख्याएं ले ली जाती है, वह 3 संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 प्राप्त हो, उसे क्या बोला जाएगा? त्रिअभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल फॉर ले लेते हैं, 2, 3 और 5, ठीक है। अगला ले लेते हैं 3, 4, 5, अगला ले लेते हैं 5, 6, 7 इत्यादि। तो देखिए अगर बात की जाए तो इनका महत्तम समावर्तक 1 होगा, क्योंकि अगर 2, 3 और 5 को हम तोड़ने के लिए जाएंगे तो 1 ही है जो तीनों को तोड़ सकती है, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही अगर हम 3, 4, 5 को तोड़ने जाएंगे तो 1 से ही तीनों कटेंगे, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1 होगा। तो महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब त्रिभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जिसमें 3 संख्याएं रहेंगी, जिसकी पहचान की 3 संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होगा। क्या है परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं उसे समझते हैं। वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p क्या है? एक अंश है, ठीक है, और q क्या है? एक हर है। तो क्या हो जाएगा? अंश बटे हर के रूप में जिसे लिखा जा सके वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो पहला तो देख लो 22/7। देखिए पाई होता है, एक पाई का मान होता है 22/7, आपने बचपन में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। तो ये जो 22 होता है, 22/7 पाई का मान, ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम 22/7 को ले लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 22/7 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है, 25/34 हो गया। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब दुनिया में जितनी प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से 2, 3, 4 जितनी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, वो सभी परिमेय संख्या है। क्यों? जैसे एग्जांपल देखिए 4। अब आप कहोगे सर इसमें कहाँ हर है? तो होता है बेटा, क्या रहता है कि नीचे 1 लिखा रहता है, लेकिन उसे हम लिखते नहीं है, बटे में सबके 1 होता है, इसलिए ध्यान से रखिएगा कि 4/1 होता है, इसे हम लिखते हैं क्या? 4। तो 4 क्या है? एक परिमेय संख्या। मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में सम भी आता है, विषम भी आता है, ठीक है, अभाज्य भी आता है, ठीक है, और भाज्य संख्याएं भी आती हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी अंक लिख दो, जैसे मान लीजिए 15, 15 भी एक क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 100 क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 107 क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 37 क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं। तो समझ में आया सबको कि परिमेय संख्याएं क्या है, ठीक है। दूसरी बात, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जैसे √4, अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, इसलिए यह एक परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे जिसका घनमूल निकाला जा सके, जैसे मान लीजिए घनमूल हो गया आपका कितना? 27। अब ये 27 क्या होगा भाई? इसको अगर हम तोड़े तो ये ऐसे होगा, घनमूल मतलब 3 तिहाई 9 27, इससे 3 बाहर आ जाएगा। तो घनमूल का मतलब जिसका घनमूल वर्गमूल निकाला जा सके वो सभी परिमेय संख्याएं हैं।
और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 4 की पावर 16 है ना, चतुर्थ मूल है ये। तो देखिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, 36 हो गया, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। तो जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, घनमूल निकाला जा सके, चतुर्थ मूल निकाला जा सके इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, जिसे क्या है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है उसे समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्याओं का उल्टा ही अपरिमेय कहलाता है। जैसे एग्जांपल फॉर वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके। उसमें क्या होता था, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता था। इसे क्या कहता है, वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, अर्थात अंश बटे हर के रूप में ना लिख पाए, उसे ही अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि पाई क्या है, अपरिमेय है, तो एग्जाम्पल हमने पाई ले लिया। लेकिन 22/7 क्या है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो क्या है, परिमेय संख्या, तो पाई ले लिए। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 0.54, ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड, इसको नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी, यहां पर मैंने लिख लिया 2। अब देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। मैंने उसमें बताया था कि जिसका वर्गमूल निकाला जा सके उसे क्या बोला जाता है, परिमेय। लेकिन जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके, या जिसका घनमूल ना निकाला जा सके, जिसका चतुर्थ मूल ना निकाला जा सके, वो सभी क्या है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए 22/0, अब नीचे है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अंश अगर 0 ऊपर रहता है तो मान कितना हो जाता है, 0। लेकिन 22/0 है तो इसका मान नहीं निकाल सकते, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो जिसका क्या होता है, जिसका अंश बटे हर के रूप में मान नहीं निकाला जा सकता, वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्या क्या है उसे समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित परिवार को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जितनी p बटे q के रूप में संख्याएं लिखी जा सकती हैं, उसे आप एग्जाम्पल पे लिखेंगे, वो सभी क्या कहलाएगा, वास्तविक, मतलब रियल नंबर कहलाएगा। और अपरिमेय के भी जितने एग्जाम्पल होंगे वो सभी क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। इसीलिए इन दोनों के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब यह है कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परिमेय एक अपरिमेय, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाई, ये क्या है, अपरिमेय है लेकिन वास्तविक संख्या है। ठीक है, 22/7 परिमेय है लेकिन ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है लेकिन ये एक वास्तविक संख्या है। ये मान लीजिए 7/0, ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन तो भी इसे लिखेंगे, वर्गमूल निकाला जा सकता है 16 का, 25 का। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, 4√16। ठीक है, इस मान लीजिए 4√8। अब देखिए उसका चतुर्थ मूल नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए आपको ये समझ जाना है कि परिमेय अपरिमेय दोनों के एग्जाम्पल जो होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपकी कहलाएगी वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, अब अगला समझ लेते हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या क्या है वो समझ लेते हैं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इसके अंडर रूट, देखिए अंदर क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अंदर माइनस, किसी में भी देखिए माइनस अंदर लगा है। इसका मतलब कि अंदर अगर आपको माइनस निकल जाए, चाहे वर्गमूल निकले या ना निकले, घनमूल निकले या ना निकले, लेकिन अगर अंदर आपको माइनस मिल जाए तो समझ जाइएगा अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। पेपर पूछता है कि अकाल्पनिक संख्याएं क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस, मान लीजिए यहाँ पर है 116, अब ये क्या है, अकाल्पनिक संख्या है। ठीक है, क्योंकि अंदर इसके क्या लगा है, माइनस लगा है। तो सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है अवास्तविक संख्याओं का। तो आपको नंबर आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि सहभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन इसमें दे दिया है, इसमें सह अभाज्य संख्याएं कौन सी आपको पहचाननी है।
पहली बात तो सहभाज्य संख्या हुआ है जिनका दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक आए, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 5 और 25, तो 5 और 25 को अगर हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर करते हैं 5 और 25 का, तो 5 से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, लेकिन 5 1 5 5 25, इसका मतलब इसका महत्तम 5 आ जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि इसका महत्तम समवर्तक 1 आना चाहिए। 6 और 3 है तो 3 से दोनों कटेगा, इसका मतलब महत्तम समवर्तक 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 7 में देखो ध्यान से, तो इसका महत्तम समवर्तक 1 होगा, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या जो 5 और 7 को काट सकती है, इसलिए इसका महत्तम समवर्तक 1 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/7। तो ध्यान रखना है, इस तरह आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब कहता है इसमें त्रिभाज्य संख्याएं कौन सी है बताओ। त्रिभाज्य संख्याएं जिनकी तीन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 आए, उसे त्रिभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो देखिए 2 4 6, 2 4 6 का अगर हम महत्तम निकालें तो देखिए 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6, इसका मतलब महत्तम समवर्तक 2 आएगा, इसका मतलब ये महत्तम त्रिभाज्य संख्याएं नहीं है। 3 6 9 से देखो 3 से दोनों कट जाएंगे, तीनों कट जाएंगे, ये भी आपका त्रिभाज्य संख्याएं नहीं है। 5 10 25 में देखो 5 से तीनों कट जाएगा, महत्तम 5 आएगा, इसलिए ये भी नहीं है। अगला देखो 4 3 7, तो एक ऐसी संख्या जो 4 3 7 को काट सकती, बाकी तो इसका महत्तम समवर्तक 1 आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला कहता है 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। पेपर में पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए यहाँ ऊपर समझ लेते हैं, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आपसे देखिए कहता है कि 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसका मतलब कि आपको 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेगी, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको धीरे आराम से जल्दी से निकाल लेना है। देखिए पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर आपकी 17 हो गई, फिर आपकी 19 हो गई। ठीक है, तो इसे आप जोड़ लीजिए, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 16 17। ठीक है, इसे जोड़ लीजिए तो 9 1 10 और ये हो गया 10, तो कितना हो गया 20। हाथ आई 2 2 2 4 2 6, तो ये कितना हो गया आपका, देखिए 7 जुड़ गया, तो ये आपका आ गया कितना 77। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या इसमें ऑप्शन है। 1 से लेकर 20 तक पूछ रहा है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 के बाद क्या होगा, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, ठीक है, 11 होगा, 11 के बाद आपका 13 होगा, 13 के बाद आपका 17 19, जोड़ लीजिए तो 5 5 दूनी 17, ये हो गया। और इसमें देखिए कि इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10, तो 20, 2 2 4 2 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 77। अब इसमें ऑप्शन में ही नहीं है 77, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पेपर में 1 से लेकर 30 तक भी बोल सकता है, 1 से लेकर 40 तक भी बोल सकता है कि योगफल ज्ञात करो। तो योगफल के आपको अभाज्य संख्या, इसलिए मैंने उस पार्ट में समझाया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए अगला कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान रखिएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।